जय हिंद प्यारे बच्चों। आर्मी नर्सिंग और टेक्निकल के लिए ये मेरा तीसरा क्लास है और टारगेट है 17 अप्रैल। 17 अप्रैल को जो बच्चे एग्जाम दे रहे हैं उनको सफलता तक पहुंचाना, और वही बच्चे इस क्लास का लाभ ले सकते हैं जो यार पीछे का जो 2 वीडियो गया हुआ है 17 अप्रैल टारगेट करके आर्मी नर्सिंग का, उसको देखते हुए आइए और आपके दिमाग में जो ये बैठा हुआ है आसान क्वेश्चन उसको आप निकाल दीजिए। नहीं तो जो दोस्त आपके नर्सिंग के एग्जाम दे के आए हैं उनसे पूछ लीजिए कि क्वेश्चन का लेवल क्या और कहां तक पहुंच गया है। तो मैं तो यही समझता हूं कि वही बच्चे इसमें अच्छे स्कोर कर सकते हैं जो रटंत विद्या पर काम ना करके बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ चीजों को पढ़ें। और कॉन्सेप्ट के साथ समझने के लिए आपको यार शुरू से सारा क्लास देखना पड़ेगा। बच्चों जो अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि संस्था से कोई भी आपके लिए क्लास, कोई भी मटेरियल आपके लिए जाए तो तुरंत आपके पास पहुंच जाए। चलिए चलते हैं डिस्कशन की ओर। और देखिए पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा गैस ज्वलनशील नहीं है। और एक क्वेश्चन आपको यार आर्मी नर्सिंग में पूछा हुआ था और आर्मी नर्सिंग में पूछा हुआ था, आर्मी नर्सिंग में पूछा गया सबसे आसान क्वेश्चन था। बाकी सब क्वेश्चन का दायरा इससे बहुत ही ज्यादा था। तो रेगुलर जुड़े रहिएगा तो मैं आपको यार उस दायरे से क्या उससे ऊपर दायरा तक भी पहुंचाने का क्षमता रखता हूं, क्योंकि त्रिशूल संस्थान पिछले 22 वर्षों से आर्मी के जवानों के लिए मेहनत कर रहा है, रिटर्न के लिए कार्य कर रहा है और खाली आर्मी में हजारों बच्चे यहां से सेलेक्ट हुए हैं। चलिए निम्न में से कौन सा गैस ज्वलनशील नहीं है। देखो भाई मीथेन। मीथेन मतलब क्या? CH4 मतलब कि भयंकर ज्वलनशील। आप अभी जो हम लोग का गाड़ी चल रहा है, हरा वाला जो ऑटो चल रहा है, हरा वाला जो बस चल रहा है, उसके अंदर बच्चों यार CNG है और CNG के अंदर आपको यार सर्वाधिक मात्रा में कोई चीज है तो क्या है? मीथेन है। तो मीथेन आपको यार ब्यूटेन, प्रोपेन है ना, ये आपको यार ब्यूटेन हो गया, ये आपका यार प्रोपेन हो गया। तो भैया ये सब हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन। और समझ लीजिए कि जो हाइड्रोकार्बन है वो अत्यंत ज्वलनशील है। आगे आएंगे हम लोग बात करेंगे, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन आपको यार सब समझाएंगे। हाइड्रोकार्बन भी बहुत तरह के होते हैं, संतृप्त, असंतृप्त, ओपन चेन, क्लोज चेन, है ना जी, बेंजीन रिंग, सभी चीजों पर बात होगा। तो कौन गैस ज्वलनशील नहीं है? तो ऑक्सीजन। देखिए भाई ऑक्सीजन भी क्या किस्मत लेके पैदा हुआ है। दुनिया में कोई भी चीज ऑक्सीजन के बिना नहीं जल सकता है बच्चा। ऑक्सीजन के बिना कोई जल नहीं सकता। ऑक्सीजन सबको जलाता है लेकिन ऑक्सीजन खुद नहीं जलता है। दिमाग में इसको बिल्कुल सेट कर लेंगे। और आते हैं और एक खाली पन्ना किस लिए? ताकि यार पीछे जो तुम किए हो उसका कुछ ना कुछ रिवीजन होते रहे। तो बच्चों आधारी मात्रक कितने? 7। चलो वेरी गुड। आधारी मात्रक 7 और पृष्ठ तनाव, अच्छा है बल का सूत्र मैंने कल बताया था क्या? F बराबर m×a। और बच्चों अम्ल वर्षा कौन कराएगा? अम्ल वर्षा सल्फर डाइऑक्साइड। और कृत्रिम वर्षा विदेशों में है ना जी, बादल आया और बरसने वाला नहीं था लेकिन किसान ने यार प्रकृति को अपने बस में कर लिया और उस बादल पर छिड़काव कर दिया यार सिल्वर आयोडाइड का। किसका छिड़काव किया? सिल्वर आयोडाइड का। और हमने यार पीछे डिस्कस किया था कि धातु के बाहरी कक्षा में आपको यार हमेशा 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन, मतलब क्या कि धातु इलेक्ट्रॉन को दान करने के लिए व्याकुल है ना जी, क्योंकि धातु को अपना यार ऑक्टेट या अष्टक पूरा करने के लिए मान लो यार 1 है तो 7 चाहिए, 2 है तो यार 6 चाहिए और 3 है तो 5 चाहिए, है ना। तो धातु यार मुक्ति ले लेता है, कहता कहां से हम 7 लेंगे, चलो 1 को दान कर दें।
है ना। तो धातु हमेशा इलेक्ट्रॉन को दान करता है, और इलेक्ट्रॉन का दान करना क्या है, ऑक्सीकरण। जरा समझो यहां से बात को। देखो भाई, सोडियम धातु है, मैग्नीशियम धातु है ना जी। अब देखो यार, सोडियम तुम्हारा यार आवर्त सारणी के यार पहला वर्ग में आ रहा है, और इसके बाहरी कक्षा में कितने हैं इलेक्ट्रॉन है, एक हैं। तो यार इसको एक इलेक्ट्रॉन दान करना है। मैग्नीशियम आवर्त सारणी के दूसरे वर्ग में आ रहा है, और इसके बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, और बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन स्थित रहे उसे हम कहते हैं यार संयोजी इलेक्ट्रॉन। संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो प्यारे बच्चों, मैग्नीशियम दूसरा वर्ग में है, तो मैग्नीशियम में संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2। मतलब मैग्नीशियम किसी से दोस्ती अगर करेगा तो भैया ये 2 इलेक्ट्रॉन देगा। अब मैग्नीशियम के पास मान लो यार कि ऑक्सीजन आ गया। ऑक्सीजन के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीजन के यार देखो यार परमाणु संख्या 8 है, पहला कक्षा में यार 2, और दूसरा में देखिए 2 खत्म हो गया, तो दूसरा कक्षा में कितना 6। तो ऑक्सीजन को क्या है भाई, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को अगर ले लेगा, 6 देना है और 2 लेना है, तो ऑक्सीजन यार लेने में बिलीव करेगा, तो 2 ले लेगा। और मैग्नीशियम को 2 देना है और ऑक्सीजन को 2 लेना है, तो सीधे बन गया क्या, MgO। क्योंकि यार इसने यार एक इसको दे दिया, एक इसको दे दिया, और पूरा एक यौगिक बना यार मैग्नीशियम ऑक्साइड, है ना बच्चा। अब देखो यार मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, तो समझो यार कि इसमें इलेक्ट्रॉन दे कौन रहा है, मैग्नीशियम। इसमें इलेक्ट्रॉन ले कौन रहा है, ऑक्सीजन। अब तुमसे पूछ ले कि भाई मैग्नीशियम ऑक्साइड में ऑक्सीकरण कौन कर रहा है, तो मैग्नीशियम कर रहा है। और अवकरण मतलब इलेक्ट्रॉन लेना क्या, अवकरण, रिडक्शन कौन कर रहा है, तो यार ऑक्सीजन कर रहा है। उसी तरह से देख लो मैग्नीशियम यार किस कक्षा में है, तो दूसरी कक्षा में। कितने यार इलेक्ट्रॉन को दान करना है, इसका परमाणु संख्या 12 है, तो यार क्या 2, 8 और 2, बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 हैं। और केमिस्ट्री में अगर माफिया बनना है तो 1 से 20 तक का परमाणु संख्या जो आपको होमवर्क दिया उसको कंप्लीट करके रखिए। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना सिखाए हैं, उसको यार प्रैक्टिस कीजिए, और बीच बीच में जो कॉन्सेप्ट दे रहे हैं उसको एकदम ग्रहण करते चलिए। देखिए सबसे बेस्ट और सबसे मतलब कि आपको सटीक चीज यहां से मिलेगा, बिल्कुल यार 22 साल का तजुर्बा। तो मैग्नीशियम यार 2 देना है, और इसी मैग्नीशियम को अगर दोस्ती करना रहे क्लोरीन से, तो क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हेलोजन ग्रुप में, और हेलोजन ग्रुप में है तो कौन सा वर्ग में है बच्चा, तो 17वां वर्ग में है ना। और 17वां वर्ग में है तो बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। तो क्लोरीन के बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन, और क्लोरीन को ऑक्टेट पूरा करने के लिए ऑप्शन है, या तो 7 दे दो नहीं तो 1 ले लो। क्लोरीन क्या पसंद करेगा, क्लोरीन लेना पसंद करेगा बच्चों, है ना जी। अब क्लोरीन कितना ले सकता है, क्लोरीन 1 ही ले सकता है। और मैग्नीशियम को कितना देना है, मैग्नीशियम को 2 देना है। अब इस मैग्नीशियम का दोस्ती क्लोरीन से तभी हो सकता है, ये मैग्नीशियम क्लोरीन को कहेगा बेटा बेमेल है, थोड़ा सा पावर में आओ, तभी दोस्ती संभव है। तो भैया ये 2 प्लस को संभालने के लिए 2 क्लोरीन को आना पड़ेगा, है ना। एक इसको संभाला, एक इसको संभाला, और देखिए बना यार आपका Mg और Cl। अगर अकेला Cl रहता तो Cl होता, लेकिन अकेला Cl तो है नहीं, तो क्या बनेगा MgCl2। अब देखिए यहां पर इलेक्ट्रॉन दे कौन रहा है, मैग्नीशियम, क्योंकि धातु हमेशा इलेक्ट्रॉन देता है। और इलेक्ट्रॉन ले कौन रहा है, क्लोरीन। तो कौन ऑक्सीकरण कर रहा है, मैग्नीशियम। कौन अपकरण कर रहा है, क्लोरीन। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा गैस जल में घुलनशील नहीं है, जल में घुलनशील नहीं है। तो प्यारे बच्चों अमोनिया,
NH3 बिल्कुल जल में घुलनशील है, और जल में घुल के यार, है ना, ये आपको यार क्षार बनाता है, और अमोनिया का व्यवहार भी आपको क्या है, क्षारीय है ना। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ये सब जल में घुलनशील है। पंगा किसके साथ है, नाइट्रोजन। देखिए नाइट्रोजन एक ऐसा गैस है जो निष्क्रिय गैस तो नहीं है, लेकिन यार निष्क्रिय गैस की तरह ये आचरण व्यवहार करता है। इसका यार कई मामलों में नाइट्रोजन का जो व्यवहार है वो निष्क्रिय गैस जैसा है। देखो भाई, ये जो नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन गैस को खोजा था रदरफोर्ड ने, और नाइट्रोजन आपके जीवन में देखिए कहां कहां उपयोगी है भैया। बिना नाइट्रोजन के प्रोटीन नहीं। कोई पूछे कि प्रोटीन बनाने वाला गैस कौन है, नाइट्रोजन। कहिए काहे, क्योंकि दाल के जड़ के नीचे राइजोबियम नामक जीवाणु है जो वायुमंडल से नाइट्रोजन लेता है और उसको अमीनो अम्ल में कन्वर्ट कर देता है। और प्रोटीन का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है, अमीनो अम्ल। दिमाग में ठोक लीजिए कि प्रोटीन आपको यार 20 अमीनो अम्ल से बना है। 20 अमीनो अम्ल अगर मिलेगा तो प्रोटीन बनेगा। और बच्चों, नाइट्रोजन को खोजा कौन, रदरफोर्ड। दूसरा चीज देखिए, नाइट्रोजन यार हीट के साथ, मतलब गैस में एक स्वभाव है कि गर्म करो तो फैल जाएगा, ठंडा करो तो सिकुड़ जाएगा। भाई तुम्हें याद होगा कि गर्मी में जब आप बाइक चलाते हैं और हवा टाइम से चेक न करवाएं तो टायर फट से ब्लास्ट भी कर जाता है, क्योंकि गर्म हुआ तो हवा बढ़ा और प्रेशर बढ़ा, टायर फट गया। लेकिन नाइट्रोजन गुण रखता है कि ना यार ये गर्मी में फैलेगा और ना ये सर्दी से सिकुड़ेगा, न ये गर्मी में गर्मी से फैलेगा और ना बाबू ये सर्दी से सिकुड़ेगा। तो नाइट्रोजन न गर्मी से फैलेगा और न सर्दी से सिकुड़ेगा। तो बताओ यार, वाहन के टायर में, मान लीजिए आपके मोटरसाइकिल में भरने के लिए, टायर में भरने के लिए सबसे अच्छा गैस कौन है, नाइट्रोजन। भाई एक बार भरवा लें और मजे मजे, क्योंकि ये फैलेगा नहीं और ये न सिकुड़ेगा। हवा फिर आपको यार तभी भरवाना पड़ेगा जब टायर आपका पंचर हो जाए। और जब उच्च कोटि के आप पेट्रोल पंप पर जाते होंगे तो आपने देखा होगा कि लिखा रहता है कि यहां पर नाइट्रोजन गैस भरा जाता है। तो वाहन के टायर में भरने के लिए सबसे अच्छा गैस कौन है, नाइट्रोजन। और प्यारे बच्चों देखो, बल्ब में भी नाइट्रोजन को भरा जाता है। ऐसे बल्ब में निष्क्रिय गैस का प्रयोग होता है, लेकिन निष्क्रिय गैस नहीं रहे तो यार क्या आपको मारना है, नाइट्रोजन। दूसरा चीज भाई, आपके बाजार में एक चिप्स को तला और जनरल पॉलिथीन में पैक कर दिया, 5-7 दिन बाद चिप्स में मजा नहीं रहा, लूज हो गया और मतलब कि उसका कड़कपन खत्म हो गया। लेकिन आपने यार बड़े बड़े कंपनी का लेज, अंकल चिप्स और कई कंपनी है ना, उसके चिप्स साल भर बाद भी, कुरकुरे साल भर बाद भी फाड़िएगा तो खटाक से फटेगा। प्रेशर दम कमल नहीं है तो जान लीजिए कि पैकिंग के लिए सबसे अच्छा गैस कौन है, नाइट्रोजन। और दूसरा चीज देखिए, हम लोग यार वायुमंडल में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन है ना। तो हम लोग सांस लिए तो ऑक्सीजन तो आया ही, साथ में थोड़ा नाइट्रोजन भी आ गया, कार्बन डाइऑक्साइड भी आया, और ये यहां पर जो हवा है वो सब आएगा। लेकिन सब आएगा तो सब हमारे शरीर में कुछ न कुछ करेगा, पर नाइट्रोजन ऐसा है कि हमारे शरीर में नाइट्रोजन जाएगा और नाइट्रोजन निकल जाएगा, मतलब कोई परिवर्तन नहीं होगा। और नाइट्रोजन जल में क्या है, अघुलनशील। और प्यारे बच्चों, यूरिया प्रयोगशाला में बनने वाला पहला कार्बनिक पदार्थ, NH2CO, यूरिया, जिसमें यार 46% क्या है, नाइट्रोजन है। बच्चों इसमें 46% क्या है, नाइट्रोजन है ना जी। और देखो यहां कार्बन, तो कोई भी कार्बन वाला चीज प्रयोगशाला में, इंडस्ट्री में, मतलब कृत्रिम तरीके से
जो सबसे पहले बनाया गया वो क्या है? यूरिया। और यूरिया को खोजने वाले कौन थे? तो बोहलर। बोहलर कौन थे बच्चे? बोहलर। और नाइट्रोजन से क्या जानना है कि जितना भी विस्फोटक हो, जैसे डायनामाइट, अल्फ्रेड नोबेल ने खोजा था डायनामाइट। और डायनामाइट का मुख्य चीज क्या है? नाइट्रोग्लिसरीन। तो जितना तुम्हारा बारूद, सोरा, नाइटर और चारकोल, ये नाइटर क्या है? नाइट्रोजन। तो जितने भी आपको यार विस्फोटक हैं उसमें प्रायः नाइट्रोजन पाया जाता है। तो क्या क्या जाने नाइट्रोजन के बारे में? वायुमंडल में सबसे ज्यादा गैस नाइट्रोजन, खोजने वाला रदरफोर्ड। सांस लेंगे तो ऑक्सीजन लेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बन के निकलेगा, लेकिन यार नाइट्रोजन लेंगे तो नाइट्रोजन निकलेगा। नाइट्रोजन को गर्मी सर्दी से कोई फर्क नहीं पड़ता है ना? तो वाहन के टायर में और पैकिंग में प्रयोग करेंगे नाइट्रोजन। और एक चीज बच्चा, आपने बैल, आपके यार गाय में सीमेंट चढ़ाने के लिए वेटनरी डॉक्टर आता होगा तो एक ट्यूब खोलता होगा, और उस ट्यूब में से यार आपको है ना धुआं निकलता होगा। भैया वो धुआं क्या है? ये धुआं है यार तरल नाइट्रोजन। तरल नाइट्रोजन। तो प्यारे बच्चों, क्लास अच्छा लग रहा हो? बिल्कुल आप चाह रहे हो कि ये क्लास कंटिन्यू हो, तो इस चीज को मन से लाइक कीजिए, मन से शेयर कीजिए। आपको डेली क्लास जाएगा और आप लोग का समर्थन अच्छा रहा तो आप लोग का यार पूरा लाइव आकर अच्छा से एक एक चीज जो आप पूछिएगा वो आपको क्लियर किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दाब बढ़ने पर जल के हिमांक में क्या परिवर्तन आएगा? हिमांक मतलब क्या? फ्रीजिंग पॉइंट, जिस पर यार कोई जम जाए। तो जान लो, जल बढ़ाना भयंकर चीज है। बहुत सा मामला में ना उल्टा काम करता है। दुनिया में बाकी सब पदार्थों पर अगर आप प्रेशर बढ़ाते हैं है ना तो उसका हिमांक बढ़ जाता है, लेकिन यार दाब बढ़ाने पर आपका जल का हिमांक क्या होगा? कम जाएगा। जल मतलब क्या? H2O। H2O मतलब क्या भाई? हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना? 1। और हाइड्रोजन के गो 1+1। और ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना? 16। तो भैया जल का द्रव्यमान कितना? 18 mu। लेकिन जल का मोलर द्रव्यमान देखो, आणविक द्रव्यमान और मोलर द्रव्यमान में है ना, आणविक द्रव्यमान को AMU में लिखेंगे और मोलर द्रव्यमान जल का क्या हो जाएगा? 18 ग्राम, है ना। तो क्या जल में यार जब दाब बढ़ाएंगे तो जल का हिमांक क्या होगा? कम जाएगा। जल में जब नमक मिलाएंगे तो हिमांक आपका क्या होगा? कम जाएगा। लेकिन प्यारे बच्चों थोड़ा ध्यान दो, है ना, खाना बना रहे थे और खाना जल्दी पक नहीं रहा था, और पक नहीं रहा था तो किसी ने कह दिया यार थोड़ा नमक डाल दो जल्दी पक जाएगा। पक जाएगा मतलब क्या कि जल में यार नमक मिलाएंगे तो हिमांक तो कम जाएगा, लेकिन जल में यार जब नमक मिलाएंगे तो क्वथनांक मतलब बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो जल में जब नमक मिलाओगे तो हिमांक कम जाएगा, क्वथनांक बढ़ जाएगा। और क्या जल में खासियत है? तो प्यारे बच्चों जल H2O सबसे बड़ा विलायक सॉल्वेंट जो अपने अंदर किसी चीज को घोल ले। दुनिया में सबसे ज्यादा घोलने का क्षमता किसी के पास है तो जल में यार नमक डाल दिए लो और हिला दिए तो घुल गया। जल में ग्लूकोज डाल दिए हिला दिए तो घुल गया। जल में यार चीनी डाल के हिला दिए तो घुल गया। और जल में यार अल्कोहल मतलब क्या? C2H5OH। C2H5OH क्या?
है ना जी, इथाइल अल्कोहल। और इथाइल अल्कोहल मतलब क्या, वाइन, शराब। तो जल में अल्कोहल डाल दो और हिला दो तो पूरी तरह से घुल जाएगा। तो पूछे कि धरती का सबसे बड़ा विलायक कौन है, तो जल है। उसके बाद क्या खासियत है जल का, दुनिया में देखो यार, गर्म होने पर हर चीज फैलेगा और ठंडा होने पर हर चीज सिकुड़ेगा, नियम है। तुम भी यार सर्दी में, है ना, सिकुड़ के सोते हो, तो सर्दी ठंड में पदार्थ भी वही नेचर रखा है, लेकिन जल थोड़ा सा उल्टा नेचर रखे हुए है ना भाई। मान लो कि तुम्हारे पास एक गिलास पानी है और तापमान कितना है, तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इस तापमान को कम करो और इस तापमान को कम करके जब हम लाते हैं यार 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो देखो यार जो एक गिलास पानी भरल था यहां तक, वो थोड़ा सिकुड़ जाएगा, है ना। समझो मेरे बात को, सिकुड़ जाएगा तो मतलब क्या कि पहले जो इसके अणु यार फैले हुए थे, अब क्या होंगे, आपस में सट जाएंगे। तो सिकुड़ जाएगा तो मतलब क्या बच्चा, इसका यार घनत्व बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा। तो यार जल का घनत्व सबसे ज्यादा किस तापमान पर है, तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर है। और प्यारे बच्चों, इसी जल को जब आप 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ले जाएंगे, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होता है, कोई चीज जमता है। जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ले जाएंगे, है ना, तो एक गिलास में से यार बाहर निकल जाएगा। तो क्या देख रहे हो कि दुनिया में हर चीज ठंडा होने पर सिकुड़ रहा है और जल यार जमने के ऊपर क्या हो रहा है, फैल रहा है। फैल रहा है तो क्या हो रहा है, आकार बढ़ रहा है। आकार बढ़ रहा है तो क्या बढ़ रहा है, आयतन बढ़ रहा है, आयतन बढ़ रहा है। और प्यारे बच्चों, आयतन का दुश्मन घनत्व, जो कण यहां पर सिकुड़ के था अब इतना में फैल गया तो यार फैल गया। आयतन बढ़ रहा है तो घनत्व क्या हो रहा है, घनत्व कम रहा है। बिना कॉन्सेप्ट समझे, बिना आपको मतलब कि सही ढंग से सब्जेक्ट का पकड़ रखे हुए अच्छा स्कोर करना संभव नहीं है। तो इजी और वो सब चीज में नहीं रहिए और सही से तैयारी को अंजाम दीजिए। सल्फ्यूरिक अम्ल में मैग्नीशियम डालने पर कौन सा गैस निकलेगा भाई, सल्फ्यूरिक अम्ल में क्या डाल रहे हैं, मैग्नीशियम। अब देखो भाई H2SO4 स्वयं देख लो, H2SO4 में आपने क्या डाला, मैग्नीशियम। अब मैग्नीशियम के बारे में पीछे मैं बताया हुआ था, मतलब क्या कि मैग्नीशियम 2 को देने के लिए हमेशा तैयार है, रेडी है। इसको 2, इसके पास जो यहां प्लस लगल है, इसको बेचैन रखे हुए है, मतलब कि जब तक इसको किसी को देगा नहीं तब तक इसको चैन आएगा नहीं, है ना। और देखो यार यहां H2SO4 बना है, सल्फ्यूरिक अम्ल एक यौगिक है। यौगिक बिना यार प्लस माइनस को बैलेंस किए हुए नहीं बन सकता है ना जी। तो देखो यार H परमाणु संख्या 1 प्लस, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है तो एक इलेक्ट्रॉन ही देने के लिए तैयार है। ये देखो यार एक और H, ये भी इलेक्ट्रॉन देने के लिए तैयार है। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन देने के लिए तैयार है तो सल्फेट SO4 आपको यार 2 इलेक्ट्रॉन लिया, तभी तो ये यौगिक बना, ठीक है जी। अब देखो यहां पर क्या है कि इस एक कहानी था, हाइड्रोजन और सल्फेट का लव स्टोरी था, और इसमें यार कौन आ गया, मैग्नीशियम आ गया। अब यहां देखो क्या होता है कि देखो यार हाइड्रोजन के पास एक है, मतलब कि एक दे भी देंगे एक ले भी लेंगे। आशिक है पर दीवाना नहीं है, कौन, हाइड्रोजन। पर मैग्नीशियम के पास विकल्प है कि भाई लेने वाला विकल्प नहीं है, इसको सिर्फ देना देना है। तो भाई सल्फेट किसको पसंद करेगा, बोलो। सल्फेट किसके साथ, एक पक्का आशिक नहीं, जीवन भर साथ निभाऊंगा और ऐसा बंधन बनाऊंगा जिसको तोड़ना बड़ा मुश्किल है। और एक ऐसा हाइड्रोजन कि भाई अभी तो हैं कल चल भी जा सकते हैं। तो सीधे सल्फेट कहेगा कि भाई
सल्फेट के पास 2 माइनस था और मैग्नीशियम के पास 2 प्लस था। सीधे सल्फेट कहेगा मैग्नीशियम कि चलो हम लोग अपना घर बसा लें और MgSO4 बन जाएं। तो ये बन गया मैग्नीशियम सल्फेट। और क्या बच गया तुम्हारा? कौन सा गैस बचा? हाइड्रोजन। कौन सा गैस बना? बचा हाइड्रोजन। और दिमाग में ठोक के बैठा लो कि जब कोई भी धातु अम्ल से प्रतिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस निकलता है। अम्ल के साथ प्रतिक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस निकलेगा। चलिए आते हैं। क्लास अच्छा लग रहा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि अगर आप यहां से सीरियस रहिएगा तो आपको निरंतर क्लास मिलेगा। और आपका इंटरेस्ट नहीं रहेगा तो यह बात समझ लीजिए कि दिन में 11 घंटा ऑफलाइन क्लास लेने के बाद आपके लिए ये चीज रिकॉर्ड कर रहा हूं, है ना। मैं जानता हूं कि मोरल थोड़ा आपका डाउन है। आपको लग रहा है कि आप तो यार फिजिकल में दंगल मारने वाले आदमी थे और आपको लग रहा है कि हमसे रिटर्न निकलेगा कि नहीं निकलेगा। बिल्कुल निकलेगा यार। जब सही तरीके से डिसिप्लिन के साथ लगिएगा तो हर चीज बिल्कुल बैलेंस तरीके से होगा। सोना को अम्ल में डालने पर कौन सा गैस निकलेगा? कौन सा गैस निकलेगा? अभी अभी तो बताया हैं भैया। अब दिमाग में कुछ बच्चा को हाइड्रोजन भी आ रहा होगा, क्योंकि मैंने तो बोला कि धातु और अम्ल के प्रतिक्रिया से जब भी गैस निकलेगा तो हाइड्रोजन। लेकिन दिमाग में इसको सेट कर लो कि कुछ धातु ऐसे हैं जो अम्ल से प्रतिक्रिया नहीं करते हैं, कुछ धातु ऐसे हैं जो अम्ल से प्रतिक्रिया नहीं करते हैं। और ये धातु कौन कौन है भाई? तो सोना, आपका यार चांदी, आपका तांबा, चांदी, सोना, प्लेटिनम। इसको यार अम्ल में डालोगे तो कोई प्रतिक्रिया ही नहीं होगा, कोई रिएक्शन ही नहीं होगा। और जब रिएक्शन ही नहीं होगा तो कोई गैस निकलेगा ही नहीं। तो इसमें आंसर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं भाई। धातु अम्ल हाइड्रोजन, पर धातु में अगर कॉपर रहे, तांबा रहे, चांदी रहे, सोना रहे, प्लेटिनम रहे तो सोचना कि तुमको फंसाने के लिए देवल गया है ना। अम्ल और सोना, तांबा, प्लेटिनम, चांदी कोई प्रतिक्रिया नहीं करेगा। तो कोई प्रतिक्रिया नहीं करेगा तो ना कोई लवण, ना कोई गैस। और आ जाते हैं आगे। प्यारे बच्चों, जिन बच्चों का रिटर्न अच्छा नहीं है, क्योंकि देखो ये लेबोरेटरी है, यहां पर मेहनत किया जाता है। देखो मैं इस संस्था को पिछले 22 साल से चला रहा हूं, तो मैं तो देखो करीब करीब हर एक सब्जेक्ट पढ़ाता हूं। लेकिन इस संस्था में मेरे नीचे हर एक सब्जेक्ट के 2-2, 3-3 मतलब कि बहुत ही एक्सपीरियंस और जानदार टीचर हैं, जो दिन भर बच्चों के पीछे लगे रहते हैं और कमजोर बच्चों को बिल्कुल यार बहुत कम समय में लायक बना देते हैं। और चूंकि अभी आपका रिटर्न पहले है और फिजिकल बाद में है, तो संस्था बिल्कुल एक रूटीन में चल रहा है। सुबह हम लोग यार फिजिकल करते हैं, और कैसा फिजिकल? ऐसा फिजिकल जिससे शरीर में थकावट ना हो, बल्कि और ऊर्जा आ जाए, ताकि दिन भर मन से पढ़ सकें। तो दिन भर पढ़ाई, और आपके लिए यार कंप्यूटर सेटअप भी बिल्कुल व्यवस्थित। तो जो बच्चे कमजोर हैं, जो नहीं समझ पा रहे हैं, तो बिल्कुल आप हमारे ऑफलाइन क्लास के साथ जुड़ सकते हैं। आपके अंदर बिल्कुल विकास कर दिया जाएगा। और जो बच्चे समझ रहे हैं, समर्थन बनाए रखें, वीडियो को शेयर करते रहें। मैं आपके बीच में निरंतर आता रहूंगा और आपको सही करने का हर प्रयास करूंगा। लेकिन यह चीज तभी संभव है, पहला चीज, कि कौन कौन बच्चा पढ़ रहा है। जब भी कुछ बच्चे का मैंने देखा, जैसे कि राहुल परिक्कर के, शिवदानी और कुछ बच्चे हैं, मैं कमेंट देख रहा था। तो भैया जो जो बच्चे पढ़ रहे हो तो कमेंट करना, ताकि हमको समझ में आए कि ये चीज जो हम कर रहे हैं इससे कितना बच्चा लाभ ले रहा है। और साथ साथ में इस वीडियो को यार शेयर करोगे, आगे बढ़ाओगे, तो हम लोग का पूरा टीम आपके लिए लग जाएगा। और त्रिशूल का टीम जब लग जाएगा तो ये बात समझ लीजिए कि पत्थर पर भी फूल खिला है। और आज से नहीं, पिछले 22 वर्षों से जो बच्चा नहीं होने वाला है
उसको भी हम लोग ने मेहनत करके उस मुकाम तक पहुंचाया है। चलिए आगे चलते हैं। एक्वा रेजिया में 16 डालने पर कौन सा गैस निकलेगा? ये आपका यार पिछला नर्सिंग का क्वेश्चन है। एक्वा रेजिया, अब समझो ये एक्वा रेजिया सबसे पहले है क्या? दुनिया का सबसे खतरनाक घोल जिसमें सब घुल जाए। अब एक घोल बनाने के लिए क्या किया गया कि यार HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को लाया गया है ना, और साथ में लाया गया यार नाइट्रिक अम्ल HNO3 है ना। 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाया गया और 1 भाग आपको यार नाइट्रिक अम्ल मिलाया गया, और इससे बना आपका यार एक्वा रेजिया। अब जो एक्वा रेजिया है बच्चा, इसमें सोना चांदी क्या, इसमें सब घुलेगा है ना जी। एक्वा रेजिया में सोना भी घुल जाएगा, चांदी भी घुल जाएगा है ना। और एक्वा रेजिया में जब यार सोना घुलेगा तो यार आपको गैस निकलेगा नाइट्रस ऑक्साइड, और साथ साथ में आपको एक अम्ल बनेगा, और वो अम्ल है आपका AuCl4। मतलब क्या कि क्लोरो एक्विक एसिड। कौन सा अम्ल बनेगा भाई? तो क्लोरो एक्विक एसिड, क्लोरो एक्विक एसिड। तो चलिए बच्चों चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। बल का मान बढ़ने पर त्वरण में क्या परिवर्तन आएगा? ये भी आपका यार नर्सिंग वाला जो एग्जाम है उसमें पूछा हुआ प्रश्न था कि बल का मान बढ़ने पर त्वरण में क्या परिवर्तन आएगा? घट जाएगा, बढ़ जाएगा, परिवर्तित रहेगा? मैं जानता हूं कि बहुत सा बच्चों ने कर लिया होगा और क्या किया होगा, बढ़ जाएगा। तो आइए थोड़ा समझ लीजिए कि है बल क्या। तो बल F बराबर क्या? M इंटू ए, द्रव्यमान गुणे त्वरण। द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को क्या कहते हैं? बल। है जी बच्चा। अब देखो यार, बल मान लो कि यार 20 न्यूटन है और द्रव्यमान आपका यार 5 kg है, क्योंकि द्रव्यमान को तो kg में लिखते हो, और ए आपको फाइंड करना रहे बच्चों, ए फाइंड करना रहे तो ए बराबर क्या हो जाएगा आपको यार? ए बराबर क्या हो गया? 5 नीचे आके भागा लग जाएगा, तो 20/5, अब मतलब क्या? 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब देखिए, अब इस बल को कर दो यार 40 न्यूटन, और द्रव्यमान तो यार के बारे में कुछ बोला नहीं गया है, सिर्फ पूछा गया है कि बल बढ़ने पर आपको यार त्वरण में क्या फर्क पड़ेगा। तो द्रव्यमान यार 5 kg ही रखिए और त्वरण 1 कीजिए, तो यार ये बल बढ़ गया, तो यार आपका त्वरण क्या हो जाएगा? 40/5, और कितना बच्चों? 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बिल्कुल आपके एकदम सिलेबस के हिसाब से जो सबसे प्रॉपर और जो सबसे एक्यूरेट चीज है आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, पर आप लोग से जो समर्थन चाहिए वो अभी तक मिल नहीं रहा है। और कह रहा हूं ना कि ऑफलाइन में 10-11 घंटा पढ़ाने के बाद दिन भर मैं यहां काम में लगा रहता हूं, और मेरे जितने भी शिक्षक हैं दिन भर अपने ड्यूटी में पूरी तरह से बच्चों के पीछे दीवाना होकर पागल बने रहते हैं। और कहना कि पत्थर पर भी ये त्रिशूल संस्थान फूल एक बार नहीं कई एक बार खिलाया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पेंडुलम वाला घड़ी ध्रुव पर निम्न में से किस स्थिति में रहेगी? आसान क्वेश्चन का होप बिल्कुल नहीं करना है, तैयारी स्तर में करना है, और जो बच्चा स्तर में तैयारी करेगा, कॉन्सेप्ट के साथ तैयारी करेगा, वो कैसा भी पेपर को फाड़ के आएगा। तो भैया पेंडुलम वाला घड़ी ध्रुव पर निम्न में से किस स्थिति में रहेगी? तो चलिए देखिए, इस चीज को थोड़ा समझने के लिए अब मैं यहां टिक करके जाऊंगा, आप कुछ समझिएगा ही नहीं, क्योंकि साइंस तो यार कॉन्सेप्ट पर डिपेंड है। तो समझो यहां पर देखो यार, ये आपका धरती है जी, ये धरती का केंद्र हो गया, ये आपका यार ध्रुव हो गया। और आप जानते हैं कि जो धरती है वो यार आपको है ना, जो धरती है वो आपको यार ध्रुव पर क्या है, थोड़ा सा चिपटा हुआ है। चीज को समझना, चीज को समझो
तो कॉन्सेप्ट अगर एक समझोगे तो तुम 50 क्वेश्चन सीख लिया, और टिक टाक में यार कितना रट सकते हो, ये संभव ही नहीं है। तो देखो यार, ये केंद्र है और ये क्या है, ये आपको त्रिज्या है, और यहां से त्रिज्या ये हो गया, ये थोड़ा सा मतलब कि दबा हुआ है। त्रिज्या मतलब क्या, आर। देखो बच्चों, छोटा जी, छोटा जी मतलब द्वितीय त्वरण, छोटा जी बराबर होता है यार GM बटे R स्क्वायर। जी है ना गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक, यह ए फिक्स है, कांस्टेंट है। M धरती का मास और R स्क्वायर पर डिपेंड करता है जी। अब देखो यार, यहां पर केंद्र से जब हम यार विषुवत रेखा की ओर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, तो R क्या है, R थोड़ा सा ज्यादा है, और ये थोड़ा सा चिपटा हुआ है। तो केंद्र से यार ध्रुव की ओर जा रहे हैं तो R क्या है, थोड़ा सा कम है। अब यहां देखो R कहां है, नीचे है। अब नीचे वाला मान अगर घटेगा, नीचे वाला मान अगर घटेगा तो ये वाला जी का मान क्या होगा, बढ़ेगा। नहीं समझे बच्चों? मान लो कि आपको यार 40 बटे, है ना, आपको यार 8 है, 40 बटे 8 है, तो आपका मान कितना आया, 5, है ना जी। अब अगर ये 40 बटे 5 हो जाए, 40 बटे 5 हो जाए, तो जैसे ही नीचे ही घटा तो ये वाला मान क्या होगा, बढ़ जाएगा। मान कितना आ गया आपका, 8। तो नीचे वाला चीज जब घटेगा, और ये आपको फिक्स है, और धरती का मतलब कि मास भी फिक्स है, और नीचे वाला घट रहा है, तो जी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो अब समझ में आया कि सबसे ज्यादा जी कहां है भाई, तो ध्रुव पर है। सबसे ज्यादा जी कहां है, तो ध्रुव पर है, और सबसे कम विषुवत रेखा पर, और धरती के केंद्र पर तो जी क्या है, शून्य है। अगले क्लास में ये भी बताएंगे कि धरती के केंद्र पर जी शून्य क्यों है। ऐसे जो बच्चे समझ रहे हैं कमेंट कीजिएगा। मैं कुछ हिंट देता हूं कि धरती के केंद्र पर जाइएगा तो मास में परिवर्तन आएगा, और क्या परिवर्तन आएगा, चलो बता ही देता हूं कि धरती पर केंद्र पर जाइएगा तो मास से शून्य हो जाएगा, है ना जी। तो पूरा मान जी का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलिए यहां तक तो समझ लिए। अब आते हैं पेंडुलम वाला पर। तो सबसे ज्यादा गुरुत्वाकर्षण कहां है, ध्रुव पर। तो देखो यार, पेंडुलम का जो आवर्तकाल होता है, टाइम पीरियड होता है पेंडुलम का, उसका सूत्र है 2 पाई रूट अंडर L बटे जी। 2 पाई रूट अंडर L बटे जी। अब समझो, जी नीचे है, अब इस पेंडुलम को हम ध्रुव पर ले जाएंगे, तो ध्रुव पर यार जी का मान क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा, और ज्यादा ध्रुव का मान होगा, ध्रुव पर जी का मान ज्यादा होगा, तो यार टी मतलब क्या, आवर्तकाल, आवर्तकाल, ये टी का मान क्या होगा, जब हो जाएगा बच्चा, ये टी का मान कम जाएगा, है ना जी। अब टी का मान कम जाने से मतलब क्या समझ रहे हो, देखो यार, पहले घड़ी 1 सेकंड में एक बार घूमता था, है ना। एक कंपन करने में लिया गया समय आपको यार आवर्तकाल टाइम पीरियड कहलाता है। तो पहले घड़ी 1 सेकंड में घूम रहा है, और ध्रुव पर ले गए हैं तो यार 1 सेकंड से कम में घूम रहा है, 1 सेकंड से कम में घूम रहा है। मतलब क्या, 1 सेकंड से कम में यार करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको तेज चलना पड़ेगा, और तेज चलना पड़ेगा तो ध्रुव पर घड़ी, पेंडुलम वाला घड़ी क्या हो जाएगा भैया, तेज हो जाएगा, और आवर्तकाल क्या हो जाएगा, कम जाएगा। अगर समझ गए हो तो कमेंट कीजिएगा, और क्लास अच्छा लग रहा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और बेल आइकन, क्योंकि जितने मास में बच्चा जुड़ेंगे उतना ही अच्छा और अच्छे तरीके से हम लोग भी ऊर्जावान होकर आपको क्लास देंगे। आगे बढ़ते हैं। वेग और समय के ग्राफ निम्न में से किस चीज को प्रदर्शित करता है। एक क्वेश्चन भी बच्चों आपको यार इस बार टेक्निकल में फिजिक्स में पूछा है। अब कितना आसान क्वेश्चन है। अब देखो यार, जो नहीं जान रहा है उसके लिए तो टफ है, लेकिन जिसके पास थोड़ा भी बुद्धि है और थोड़ा भी कॉन्सेप्ट है तो फट से कहेगा त्वरण। काहे कहेगा त्वरण, कि देखो यार ये वेग है v और नीचे क्या है t, और त्वरण क्या है, त्वरण है ही त्वरण क्या है भैया,
त्वरण है यार वेग में परिवर्तन का दर। तो v/t आपको क्या हो जाएगा भाई? तो त्वरण। वेग में परिवर्तन का दर क्या कहलाता है? त्वरण। तो वेग और समय का ग्राफ आपको किस चीज को प्रदर्शित कर रहा है? त्वरण को। और प्यारे बच्चों जरा यार कुछ कर लो यार, स्पीड फायर। जरा बताओ कि आकाश नीला क्यों है? प्रकीर्णन के कारण। प्रकीर्णन को किसने खोजा? सीवी रमन। और सीवी रमन को नोबेल प्राइज कब मिला? तो तुम्हारे मन में आ गया होगा 1930 ईस्वी में। वेरी गुड, है ना जी। किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा? लाल। और तरंग दैर्घ्य का दुश्मन यार आवृत्ति, ये जान लो। तरंग दैर्घ्य का दुश्मन फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति। जिसका तरंग दैर्घ्य ज्यादा उसकी आवृत्ति सबसे कम। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि किस रंग की आवृत्ति सबसे ज्यादा? मैं बोला कि जिसका तरंग दैर्घ्य ज्यादा उसकी आवृत्ति सबसे कम। तो किस रंग की आवृत्ति सबसे ज्यादा? और मन में हम जानते हैं कि आपका आया है बैगनी, क्योंकि भाई बैगनी का तरंग दैर्घ्य सबसे कम। और बैगनी का तरंग दैर्घ्य सबसे कम, तो बैगनी में यार आवृत्ति सबसे ज्यादा। ये जान लो वायलेट और जो बैगनी है बेचारा गरीब खाली तरंग दैर्घ्य के मामले में है, इसमें तरंग दैर्घ्य कम है। बाकी सब चीज में बैगनी राजा, आवृत्ति में राजा, ऊर्जा में राजा, है ना जी। और सबसे ज्यादा विचलन भी, सबसे ज्यादा अगर विचलन भी होगा तो आपको यार किस रंग में होगा? बैगनी में। तो आइए आज कुछ जीके का भी क्वेश्चन रखे हैं आपके लिए। दुनिया का पहला हवाई अड्डा जो पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित हुआ? हिब्रो हवाई अड्डा, कोची हवाई अड्डा, किंग फहद हवाई अड्डा। देखो किंग फहद इस पर पूछा था, ये दुनिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है। दुनिया का सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा आपको यार हवाई अड्डा किंग फहद हवाई अड्डा है। ये आपको यार सऊदी अरब में है। लेकिन यार भारत भी कुछ चीज में आगे है। हमारा जो कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट CIPL है ना जी। तो भैया ये दुनिया का है ना सबसे पहला एयरपोर्ट बना जो पूरी तरह से सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी से लैस। मतलब उस एयरपोर्ट पर एक एक बल्ब, पंखा, AC जो सब चीज संचालित हो रहा है वो सोलर एनर्जी से हो रहा है। प्यारे बच्चों आइए जीके का एक छोटा सा टॉपिक आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि देखिए धीरे धीरे जैसे जैसे आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा तो बायोलॉजी भी अपने आप आते जाएगा। सब चीज में आप ही देर किए हुए हैं। हम पूरी तरह से आपको पढ़ाने के लिए तैयार हैं। बस आप इस चीज को फैलाइए, बढ़ाइए और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाए रखिए और सीरियस रहिए। और कमजोर बच्चे को भाई ICU का जरूरत है और त्रिशूल संस्थान ICU है। जो बच्चे कमजोर हैं उनका इलाज बिल्कुल आपको जब तक उसके पीछे 11 घंटा 12 घंटा आदमी लगेगा नहीं तब तक हो नहीं सकता है। तो प्यारे बच्चों देखो गुरु और चेला, चलो उससे भी पहले देखो यार भवन, मंदिर हमेशा पूछा जाता है और दिमाग में बैठा लो, जो हमारे मुंह से निकल रहा है उससे फाजिल शायद आपसे ना पूछा जाए। जैसे आप जानते हैं कि विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता में है और डायमंड हार्बर भी कोलकाता में है और रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा बनाया गया शांति निकेतन भी कोलकाता में है और बेलूर मठ भी कोलकाता में है और फोर्ट विलियम भी कोलकाता में है। तो डायमंड हार्बर कोलकाता, विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता, शांति निकेतन कोलकाता। लेकिन याद रखना कामाख्या मंदिर असम में है, कामाख्या मंदिर असम में। और प्यारे बच्चों कामाख्या मंदिर अगर असम में है तो बद्रीनाथ, केदारनाथ और नंदा देवी आया मन में कुछ? अगर आया तो बहुत अच्छा, और आया तो हम जानते हैं कि पक्का आया होगा कि बद्रीनाथ, केदारनाथ और नंदा देवी आपको है कहां? उत्तराखंड में। और ज्वालामुखी मंदिर हिमाचल प्रदेश में, अमरनाथ की गुफा जम्मू कश्मीर में, अजंता एलोरा की गुफा औरंगाबाद महाराष्ट्र में, महाबलेश्वर मंदिर महाराष्ट्र में और पद्म स्वामी और सबरीमाला
सबरीमाला मंदिर कहां, केरल। और मीनाक्षी मंदिर मदुरई, खजुराहो मंदिर मध्य प्रदेश और सांची स्तूप, प्यारे बच्चों सांची स्तूप जिसको अशोक ने बनाया, ये सांची स्तूप आपका कहां है, मध्य प्रदेश। कहां है, मध्य प्रदेश। और रामेश्वरम मंदिर तंजौर, जगन्नाथ मंदिर पुरी उड़ीसा, पुरी उड़ीसा। और विश्वनाथ मंदिर, बाबा विश्वनाथ कहां विराजमान है भाई, बनारस में। तो विश्वनाथ मंदिर कहां भाई, बनारस। और शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर, 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर। और प्यारे बच्चों विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ और हवा महल जयपुर और बीबी का मकबरा औरंगाबाद महाराष्ट्र, औरंगाबाद महाराष्ट्र। तो बिल्कुल आप धाकड़ तगड़ा और सॉलिड क्लास चाहते हैं तो क्लास को शेयर करना ना भूलें। जो बच्चे क्लास ले रहे हैं निरंतर कमेंट करते रहे ताकि समझ में आता रहे कि कितना सीरियस बच्चा है, कौन कौन बच्चा है जिसको रिजल्ट लेना है हमसे, क्योंकि किसी भी संस्था की असली कमाई उसकी रिजल्ट है। तो प्यारे बच्चों आप सबका के लिए बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।